हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे क्लास में। आज मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जेई एडवांस पैटर्न का। मैं आपको पहले से बता दूं, जेई एडवांस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। इसमें पैटर्न होते हैं डिफरेंट वन ऑप्शन करेक्ट भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं, देन मैट्रिक्स मैचिंग भी होती है, इंटीजर टाइप भी होती है और कंप्रीहेंशन टाइप भी होते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है और कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड ऑन किए हैं, जिससे कि आप एक बार देखो कि हम अपने थियरीज को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये बिल्कुल जो अभी ये सेक्शन चलेगा वो वन करेक्ट ऑप्शन होंगे, ओनली वन ऑप्शन होंगे। चलो क्वेश्चन एक बार हम रीड कर लें एक बार अच्छे से। अ पार्शियली ड्राइड क्ले मिनरल कंटेन्स 8% वाटर, द ओरिजिनल सैंपल कंटेन्स 12% वाटर एंड 45% सिलिका। 12% वाटर है एंड 45% सिलिका है। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो कहता है द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन द पार्शियली ड्राइड सैंपल। जो पार्शियली ड्राइड सैंपल होगा उसमें परसेंटेज ऑफ सिलिका क्या होगा। चलो, अब आप इस तरह से समझ गए तो मैं लिखता हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो अच्छे तरीके से समझना। क्ले है, बिल्कुल, सिलिका है, बिल्कुल सर जी, ओके, एंड वाटर है। यही तीन चीज तो हैं, बिल्कुल। अच्छा, वाटर के इनिशियल कितने परसेंट हैं? 12% हैं। अच्छा, सिलिका के कितने हैं? 45% हैं। 45 प्लस 12 कितने होते हैं? 57। 57 100 माइनस 57 कितना हो जाएगा? जल्दी बता दो बच्चों। 100 माइनस 57 क्या होगा? 43। तो क्ले के कितने परसेंट होंगे? ये हो जाएगा आपका 43%। बिल्कुल इसी से तो है। ये आपके कब है? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, इनिशियल है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? आफ्टर सम टाइम्स ये क्या कहता है कि जो है अ पार्शियली ड्राइड क्ले मिनरल, अब ड्राई हो गया। अब क्या जब ड्राई होता है तो क्या जाता है? वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। तो कहता है 12% से अब 8% हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? यानी बाकी 92% में ये दोनों हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मैंने माना कि ये x% है और ये क्या हो जाएगा? 92 माइनस x% है। एम आई राइट? बहुत अच्छा। ये क्या हो जाएगा? फाइनल कंपोजिशन है, क्योंकि अब ये ड्राई हो चुका। अब जब ड्राई होता है तो किसका परसेंटेज चेंज होता है? ओनली वाटर का, तभी तो होता है। अब मैं बोलूं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट तो तुम लिखोगे CuSO4। अगर मैं बोलूं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O, तो किसके मॉलिक्यूल्स में किसका परसेंटेज कम ओनली चेंज हुआ? वाटर का हुआ। तो ये दोनों तो इनिशियल और फाइनल में दोनों का कंपोजिशन तो सेम रहना है, बिल्कुल। यानी जो ये रेशियो है और ये रेशियो, ये हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ये तो हम समझ गए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन कहता है बोलो परसेंटेज ऑफ सिलिका जो है फाइनली कितना बचा जब वाटर मॉलिक्यूल्स ड्राई हो गया, मतलब कम हो गए। यानी ये x ढूंढना है। तो आपको पता है इन दोनों के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, रेशियो सेम होगा। तो हम क्या लिखेंगे? जल्दी बता दो। x अपॉन 92 माइनस x इज इक्वल टू 45 अपॉन 43। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? किसका चेंज हुआ? ये खुद आपको दिख रहा है, वाटर का। किसका नहीं चेंज हुआ? इनिशियल में भी वही होगा, फाइनल में भी वही होगा। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? क्या इस इक्वेशन को, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस, क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल। अब x के लिए सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। देखो कितना आसान था, कोई टफेस्ट नहीं था, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था। वॉट एवर द सिचुएशन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस, if you are giving examination of JEE advanced examination, just fix your skill and I think it is very much important. skill को modify करो, fix करो। आपके क्वेश्चन टफ हो दिखेंगे नहीं, बन जाने हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? x के लिए सॉल्व करो तो दैट इज यू विल गेट 47%। एम आई राइट? एक बार फिर से चेक कर लो सारा चीज, इनिशियल एंड फाइनल। x अपॉन 92 माइनस x इक्वल टू 45 अपॉन 43। क्लियर? चलो मैं ऐसे रब कर देता हूं जल्दी से एंड विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नाउ लिसन केयरफुली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। अ पर्सन टेक एंटासिड। एंटासिड तो आप जानते हो, जब एसिडिटी हो जाती है ना तब अपन एंटासिड लेते हैं ना। अ पर्सन टेक एन
6.1 gram of an antacid tablet comprising bicarbonate ion at 20.8%. The volume of the CO2 evolved at 1 atm and 25 degrees Celsius in the stomach on neutralization multiplied by a factor of 10 will be x लीटर। तो बोलो ये x क्या होगा, समझ में आया? कहता है कि 6.1 ग्राम ऑफ एंटासिड में बाइकार्बोनेट आयन कितने हैं? 20.8% है। बहुत अच्छा, तो मैं क्या पहले लिखूंगा? मास ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, मास ऑफ बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 माइनस कितना परसेंट है? 6.1 का 20% है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। बहुत अच्छा, तो मोल्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयन कितने होंगे? मोल्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, मोल्स मतलब क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बाइकार्बोनेट आयन का जो आयन, यहां तो मॉलिक्यूलर मास नहीं है, तो पॉलीएटॉमिक आयन है, तो पॉलीएटॉमिक आयन का आयनिक मास बोल दो, दैट इज होता है हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 16 और ऑक्सीजन, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16। 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 1 61। बिल्कुल, तो मोल्स क्या होंगे? गिवन मास कितने हैं जल्दी से बता दो। ये आ गया, गिवन मास हो गए आपके 61 इंटू 2, 61 इंटू 2 दैट इज 122, यही तो होगा। 122 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 61। 122 अपॉन 100 क्या होता है जल्दी बता दो? 1.22 डिवाइडेड बाय 61। तो जो मोल्स आ जाएंगे 0.02 के आसपास आ जाएंगे। अगर हम कैलकुलेशन कर लें तो मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे, जो ये आपके आ जाएंगे बाइकार्बोनेट, वो हो जाएंगे HCO3 के जो आएंगे वो 0.02 है। तो भैया इसी से तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो मोल्स ऑफ CO2 भी जो बनने वाले हैं वो भी कितने आएंगे? मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.02। चलो मोल्स मिल गए, ये तो आपको पता है ना बच्चों। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा इंक्लूड कर दूं। H2CO3 अगर डिकम्पोज करता है तो ये बनता है H2O प्लस CO3 बनते हैं क्या? तो इसके जितने मोल हैं CO2 के भी तो उतने ही मोल होंगे। तो भैया इसके अगर 0.02 मोल आए तो CO2 जो फॉर्म हुआ उसके भी तो 0.02 मोल ही आएंगे, ये तो हमें पता है। बिल्कुल, हमने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। जब हमें मोल पता है तो क्या हम वॉल्यूम नहीं ढूंढ सकते? बिल्कुल, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म 0.02 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? ये आपका आ गया वॉल्यूम। लेकिन कहता है कि जो वॉल्यूम आया उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, तो यानी अब 10 से मल्टीप्लाई किया तो हम क्या कहते हैं? विल बी x ml। तो ये जो x लीटर होगा वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 22.4, ये हो जाएगा। यानी जो ये x है ना बच्चों, वो ये है, ये पूरी वैल्यू है। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द आंसर। क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ 100 लिख दो और यहाँ 10 लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात? ये और ये कैंसिल, 224 इंटू 2 दैट इज 448 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 4.48। क्या कोई प्रॉब्लम है? ये हो जाएगा लीटर, 4.48 लीटर। देखो इसमें अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट दिस दैट इज 5। अब मैं थोड़ा सा बदल देना चाहता हूं। आप गूगल में देखते हो, बहुत सारे बुक्स में देखते हो, देखो यहां पे एक चीज बात की गई है 1 atm एंड 25। एक्चुअली जो 22.4 लीटर होता है ना, सब इसको यूनिवर्सल मान लेते हैं, बट एक्चुअली ये जो वॉल्यूम है वो STP पे है। याद करो मैंने अपने लेक्चर में बताया था। एक्चुअली NTP पे जो होता है, जो कंडीशन है इसमें वॉल्यूम वेरी करती है। तो कभी कभी जो जनरल इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट हम फिगर में लाएं तो यहां पे जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन में हम वॉल्यूम 22.4 नहीं 24.5 लेते हैं बच्चों, याद रखना। अगर इसको आप ले लो तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 4.95 या 9 के अप्रॉक्स आएगी, जो कि 5 के आसपास है, इसलिए इसका आंसर 5 किया गया है। बट जनरल जितने भी IIT JEE एडवांस, मेंस, नीट या कहीं भी किसी भी एग्जाम के कंपटीशन में देखते हो, ये 22.4 लीटर ही लेके चलते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बट मैं बार बार कहता हूं ये मोलर वॉल्यूम जो है ये STP पे है, स्टैंडर्ड
टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उस समय टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 25 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, और एनटीपी पे 27 होता है, यानी 300 केल्विन होता है, और 25 भी ले लेते हैं 298 केल्विन। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होने के लिए जो बुक्स वाले हैं थोड़ा सा इसको ल्यूसिड कर दिया, और उन्होंने कहा चल भाई 22.4 से काम करो, इसलिए आंसर में भी ज्यादा वेरिएशन नहीं किया, 4.48 आ गया, यानी ऑलमोस्ट राउंड अप करके 5 हमने कर दिया। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे हम लोग अटैक करते हैं? देखो एक्चुअली जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इसे यहीं तक खत्म कर सकता था, द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, ये खत्म, लेकिन इसने बोला भाई ये तो आसान है, ये तो बना लेगा बच्चा। इसने क्या कर दिया, बोला कि अब इस जो वॉल्यूम निकला उसको 10 से कंफ्यूज कर दिया, फैक्टर 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी जो तुम्हारा वॉल्यूम है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो एंड देन x लीटर। फिर से कान घुमा दिया और घुमा के फिर को कान उल्टी तरीके से, अब बोलता है x लीटर, बोलो x क्या है। अब बच्चा यार क्वेश्चन पढ़ने के बाद अरे यार ये तो बहुत आसान था, अब x क्या है, 10 से मल्टीप्लाई किया। बच्चा थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये एड ऑन करते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। इफ यू हैव अ बेसिक थ्योरी देन यू कैन इजीली सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसलिए मैंने थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आप एक्चुअली समझ सको कि क्वेश्चंस लेंदी नहीं होते, सॉल्यूशंस इसके बड़े आसान होते हैं, बस क्वेश्चंस को मन लगा के अच्छे से हमें एक बार रीड करना है, क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, एन एलिमेंट A एंड B, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड X। एलिमेंट A और B क्या मिला, एक कंपाउंड बनाया X। इफ 4 मोल ऑफ B कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ A, वाह बहुत अच्छी बात है, 1 मोल A का और 4 मोल B के कंबाइन करके क्या बना दिया, X बना दिया, बहुत अच्छी बात है। तो बोलता है कि बोलो द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ X, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो माना मैं मॉलिक्यूलर वेट, तो मैं क्या बोलूंगा भैया, वेट ऑफ X। याद करो ये X जो है इसी दोनों से तो मिलकर बना है, तो वेट ऑफ X इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बता दो भैया, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, कुछ भी लिखो। चलो मैं ऐसे नॉर्मली लिख देता हूं, बात तो वही है, एटम ये A है तो नॉर्मल एटम लिख दो, तो क्या लिखोगे, 1 मोल है तो लिखोगे 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक वेट कितना है 12। अच्छा B के कितने मोल है 4, B का एटॉमिक वेट कितना है 35.5, यही तो है बच्चा, यही तो हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X। क्वेश्चन में यही तो पूछा है, द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ X। 1 मोल मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट ही के बारे में पूछा है, और ये बना इससे ही तो है, क्या कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला है, तो क्या लिखोगे 12 प्लस 35.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो, 142, 142 दैट इज 164, सॉरी 154, 4224 415 154, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 154 ग्राम। क्या कोई प्रॉब्लम है? देखा क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, इसने ऐसे घुमा के, एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे पैटर्न से वो क्या करते हैं उसको इधर ऐसे वैसे वैसे कहते हैं ना काफी ज्यादा, और उनको पता है ना मिल्क से उनको क्या लेना होता है, क्रीम लेना होता है। आप सब अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन वो क्या करते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे स्किल चेक करते हैं कि भैया वो मिल्क से क्रीम लेके चले जाते हैं, बटर। तो आप भी बटर बनो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। चलो आई एम गोइंग टू रब, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इजी था। चलो नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो बच्चों कैसा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरिक एलम। ये देखो ये फेरिक एलम है, ये क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक में भी आए थे, याद रखना, एक मिनट। ये जो है फेरिक एलम है, कैन बी मेड फ्रॉम द सैंपल ऑफ Fe में Fe कितने तुम्हारे पास 0.0056 ग्राम ऑफ इट, बहुत अच्छा। चलो अब ये फेरिक एलम देखो, 1 मोल फेरिक एलम में कितने मोल आयरन एटम है, 2 मोल आयरन एटम है, बिल्कुल। तो इतने ग्राम में कितने मोल होंगे, माना कि इतने ग्राम में x मोल होंगे, तो x मोल आयरन कितने फेरिक एलम में होंगे, यही तो पूछा है। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो देखो मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना। 2 मोल आयरन एटम, 2 मोल आयरन एटम इज प्रेजेंट इन 1 मोल फेरिक एलम। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अच्छे से समझो, देखो ये 2 है ना। चलो अब आपके पास कितने ग्राम है, 0 पॉइंट यहां साइड में लिख देना, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं
0.0056, यही तो है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। क्या कोई प्रॉब्लम है? अब मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया जल्दी बता दो, 1 × 10⁻⁻4 मोल। यानी तुम्हारे पास कितने मोल हैं, 1 × 10⁻⁻4 मोल। अब इतने मोल आयरन एटम कितने मोल फेरिक सैंपल में होंगे, यही तो क्वेश्चन है। चलो बहुत अच्छा, तो मैं लिख देता हूं नाउ 1 × 10⁻⁻4 मोल ऑफ आयरन एटम is present in, that is we will write here 1 × 10⁻⁻4 multiply by 1 divided by 2 फेरिक एलम। तो भैया सॉल्व करके हमारा क्या जाएगा, 1/2 को हम क्या लिखते हैं, 0.5 × 10⁻⁻4 फेरिक एलम। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? क्या ये आंसर है कहीं पे? यस, आ तो गया, 0.5 × 10⁻⁻4 मोल। एम आई राइट? बस चलो मैं इसे रब करता हूं बच्चों, कुछ भी टफ नहीं है। और मैं बार बार एक चीज बताता हूं, इट्स जेई एडवांस, कोई एस्टिमेशन मैं लगाने वाला नहीं हूं। डिटेल सॉल्यूशन चाहिए आपको, जेई एडवांस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एग्जामिनेशन, बहुत ही टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है, लेकिन मुझे पता है यू पीपल कैन क्रैक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों, क्या है, अ मिनरल कंसिस्ट ऑफ एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द कार्बोनेट ऑफ 2 बाइवेलेंट मेटल्स। ओके, दो हैं, वन मेटल का परसेंटेज कितना है, 15। माना कि मेटल 1 का परसेंटेज है 15%। ओके भैया, और बाय वेट, अब 30 ग्राम जो मिनरल है उसका मास क्या गिवन है, the mass of mineral is given here, that is the 30 gram. Okay, on heating lost 11 gram of CO2। ठीक है, चलो कितना 11 ग्राम मास, यानी मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड, जो CO2 बना है वो कितना बना है जल्दी बता दो बच्चों, 11 ग्राम। बहुत अच्छी बात है। तो बोलता है द प्रेजेंट बाय वेट ऑफ अदर मेटल, बोलो अदर मेटल का कितना परसेंट है, यानी M2 आपको ढूंढना है कि अदर मेटल का कितना परसेंटेज है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? और ये है कौन, मेटल कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट का अगर हम परसेंटेज ढूंढ लें तो हमें मेटल का परसेंटेज मिल जाएगा। तो हमारा प्राइम टारगेट है कार्बोनेट का परसेंटेज ढूंढना। और क्यों ढूंढना, क्योंकि हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है CO2, क्योंकि आपको पता है ये कार्बोनेट क्या किस में कन्वर्ट हुआ, CO2 में। तो जितने मोल इसके बनेंगे उतने ही मोल तो कार्बोनेट के भी बनेंगे ना दादा, बिल्कुल बनेंगे। चलो तो क्या करेंगे जल्दी बता दो सर, मास ऑफ CO2 फॉर्म, तो मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, गिवन मास 11 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 44, तो क्या हो जाएगा 1/4 मोल। यानी जो मोल्स ऑफ कार्बोनेट हैं, मोल्स ऑफ कार्बोनेट हैं वो कितने हैं भैया, 1/4 मोल्स हैं। बिल्कुल, क्या मोल्स मिल गए हमें, तो क्या हम मास नहीं ढूंढ सकते, बिल्कुल। कंपोजिशन अगर मास हम ढूंढे तो बताओ, मास ऑफ CO3 2-, चलो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 0.25, 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कार्बोनेट का मास कितना होता है जल्दी बता दो भैया, 60 होता है क्या, जल्दी बता दो, मास कार्बोनेट का यही तो होता है 60। चलो बहुत अच्छी बात है, जब 60 किया तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कितने आ जाएंगे, 15 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन। अच्छा तो बताओ, मास ऑफ कार्बोनेट आयन 15 ग्राम हो गए, तो परसेंटेज ऑफ कार्बोनेट कितने हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बोनेट आयन। बहुत अच्छा, कितने ग्राम है कार्बोनेट के, 15। मिनरल का टोटल मास क्या है, 30 मल्टीप्लाई बाय 100। अरे वाह जी वाह सर, आ चुका 50%। देखो क्वेश्चन को कैसे तोड़ दिया मैंने, आ गया। तो कार्बोनेट के कितने परसेंट आए, 50। M1 के कितने परसेंट हैं, 15। तो M2 के कितने परसेंट होंगे, टोटल कितना होता है 100। तो M2 का क्या हो जाएगा, 100 माइनस 50 प्लस 15, यानी 100 माइनस 65, यानी कितना आ गया दादा, 35 आ गया। बहुत अच्छी बात है, देखा
क्वेश्चन किस तरीके से, क्वेश्चन पढ़ो, अगर हम इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, डेटा को तोड़ दो अलग अलग तरीके से, क्या बोल रहा है उसके साथ जाओ, आप कहां पहुंचना चाहते हो वो लिखो, और वहां पहुंचना क्यों चाहते हो, क्या उससे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, मिलेगा। ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। चलो 35 है कहीं, अच्छा मैं तो देखा ही नहीं, हाँ है 35, लो ये 35 डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं, बहुत अच्छी बात है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया, एक बार वीडियो पॉज कर लो और ये नोट डाउन कर लो, मैं इसको रब करता हूं, जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेगमेंट, ये बदल दिया, अब सेगमेंट चेंज हो चुके हैं, अब वन मोर देन वन ऑप्शन, यानी एक ही क्वेश्चन के 2 से ज्यादा, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, 4 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, ABCD है, तो आप समझो। जो बोलता है 1 मोल इतना में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यही तो है। चलो बहुत अच्छी बात है भैया, 1 मोल N3 माइनस की बात करूं तो नॉर्मल सी बात है, 1 मॉलिक्यूल में बात करूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन के 7, 3 माइनस, यानी टोटल होंगे 10। तो पूछता है 1 मोल में कितने होंगे, 10 × 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छी बात है। अगर पूछे 1 मॉलिक्यूल्स N3 माइनस में प्रोटॉन कितने होंगे, 7 प्रोटॉन होंगे। भैया इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं, क्योंकि 3 माइनस मतलब जा प्रोटॉन तो बदलते नहीं है, तो भैया बोलो कितने प्रोटॉन होंगे, तो हम लिखेंगे 7 × 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स। बहुत अच्छी बात है। तो अगर पूछे 1 मॉलिक्यूल N3 माइनस में कितने जो होंगे, ये तो मॉलिक्यूल नहीं है, मैंने जस्ट लिख दिया, ये तो आपके आयनिक फॉर्म में है, 1 आयनिक टर्म्स में लिख सकते हो, जस्ट समझाने के लिए मैंने ऐसे किया। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन आपको पता है ना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 14 माइनस 7 क्या होगा, 7 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 1 मोल में, 7 × 6.022 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन। अब बोलो, चेक करो तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बता दो। इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं, वाह वाह, प्रोटॉन वाला सही है, 7 दिखा हमारा। न्यूट्रॉन वाला भी सही है, वाह वाह। ये प्रोटॉन्स होंगे, ये नहीं, यानी ऑप्शन कौन कौन सा सही है, B and C। क्या कोई दिक्कत है, अरे क्वेश्चन टफ नहीं होते दादा, क्वेश्चन इजी होते हैं, बट अप्रोच होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज और बता दूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी भी माइनस मार्किंग नहीं होती, जितना मुझे पता है, पता नहीं हो सकता रूल बदल गया, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में माइनस मार्किंग नहीं होती। दम से बनाओ। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाओ, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है बताओ, 8 ग्राम, इट्स गिवन हियर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा पहले तो ये ढूंढ लो कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स। देखो धोखा मत खाना बच्चे, ऑक्सीजन पूछा है यानी O2 बोला है, O नहीं, याद रखना। और क्वेश्चन बोला मॉलिक्यूल, बच्चा हड़बड़ी में क्या लिखता है, O लिख के आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स बोला है यानी ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में है। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या था, गिवन मास कितना 8, मॉलिक्यूलर मास 32, यानी कितना हो गया 1/4 मोल। याद रखना, बहुत बच्चे क्या करते हैं 1/2 मोल लिख के आ जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता। कोई प्रॉब्लम? बोलते बोलते मैं भी थक जाता हूं बच्चों, थोड़ा सा होल्ड ऑन करें। अच्छा 1/4 मोल किसमें किसमें है, CO2 में देखें, नंबर ऑफ मोल CO2 में बताओ, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 1/4। दादा मिल गया। चलो ये CO2 22 ग्राम में देखें, 22 नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 22 अपॉन 44, यानी 1/2 मोल। नहीं 7 ग्राम CO में देखें, ओके 7 ग्राम CO में नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, 7 अपॉन CO का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28, यानी 1/4 मोल। क्या कोई प्रॉब्लम है? 14 ग्राम में देखें, बिल्कुल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 14 अपॉन 28, यानी 1/2 मोल। एम आई राइट? यस सर। अब देखो तो कहां पे इसके इक्वल मोल हैं, इसमें हैं और इसमें है। आपको पता नंबर ऑफ मोल सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम, खत्म बात। कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला और ये वाला, यानी कौन कौन सा, 1 वाला और C वाला, खत्म। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों? नहीं, आई होप सो। मल्टीपल भी आप समझ गए अप्रोच। क्या आपने इसको नोट डाउन कर लिया? आप बिल्कुल वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलो मैं रब कर देता हूं जल्दी से, और रब करने के बाद जो मेरा प्राइम टारगेट है वो टारगेट है जो है मैं सॉल्व करूं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
आई होप मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे लगता है समय बचा हुआ है। तो मैं, अगर आपको लगे कि मैं फास्ट हूँ तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो, मुझे मुझसे डायरेक्ट टॉक तो कर नहीं सकता। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स। चलो अब मैट्रिक्स मैचिंग, मैट्रिक्स मैचिंग मतलब मोर देन वन ऑप्शन। इसमें देखो कौन कौन से किससे मैच होते हैं। चलो कॉलम एक्स में देखो 1.6 ग्राम CH4 है, ठीक है, मोल है, इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन है। चलो 1.6 ग्राम CH4 में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जल्दी बता दो तो, कितने हो सकते हैं? 1.6 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास CH4 का क्या होता है 16। अब क्या हो जाएगा 0.1 मोल। बहुत अच्छा। अब 0.1 मोल है तो अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? बहुत इजी बात है, आपको पता है 16 ग्राम CH4 में, 16 ग्राम मतलब मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 1 into 4 यानी 10 इलेक्ट्रॉन। तो भैया 16 ग्राम CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या आपके पास कितने ग्राम है? 1.6 ग्राम CH4 है, तो क्या हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10। इसका शॉर्ट भी हो सकता है, मैं थोड़ा लेंदी बता रहा हूं आपको ताकि आप आराम से एक एक सॉल्यूशंस को देख लो। अपॉन 16 तो क्या हो जाएगा जल्दी बता दो? ये 0 आ जाएगा, ये पूरा टर्म कैंसिल, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। उसके बाद इसमें पूछे परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा? कार्बन का मास कितना है 12 और टोटल कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 3 12, 4 4 जा 16, 25 यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन कितने हैं 75%। और इसका वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास आपको पता है ना, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है m/2। m कितना है 16/2 यानी हो जाएगा 8। अब देखो तो कौन कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। अरे वाह 0.1 मोल, यानी ए के लिए 1 तो सही है, 2 भी सही है, 3 सही है नहीं, 4 सही नहीं है। वाह बहुत अच्छी बात है, यानी एक के लिए 1 और 2 सही है। क्या मैं इसे रब कर दूं? बिल्कुल सर जी रब कर दो। चलो अब 1.7 ग्राम NH3 है, तो चलो 1.7 ग्राम की बात करूं। चलो 1.7 ग्राम NH3 दिया हुआ है, चलो इस सेकेंड ऑप्शन है। इसके लिए मैं नंबर ऑफ मोल्स सर्च आउट करता हूं, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 मोल। चलो अब आपको पता है 0.1 मोल में NH3 में एक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो भैया 0.1 मोल में कितने होंगे? तो बहुत आसान है, क्या लिखोगे जल्दी बता दो? 0.1 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो सकते हैं बच्चों? सॉल्व करना आता है? बिल्कुल, इसको सॉल्व कर दूं, सॉल्व कर दिया तो कितने हो जाएंगे जल्दी बता दो? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। लो नंबर ऑफ मोल्स में इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब आपको पता है NH3 में परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये तो सही हो ही नहीं सकता, और वेपर डेंसिटी आपको पता है मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 17, तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा 17/2 यानी कितना हो जाएगा 8.5, जो भी नहीं हो सकता। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। यानी इसके लिए भी कौन कौन से ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहे हैं? 1 और 2 ऑप्शन। चलो अब SCHO की बात करूं मैं, SCHO की बात करूं तो मोल और इलेक्ट्रॉन्स का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि डेटा तो इनसफिशिएंट है, लेकिन कार्बन का परसेंटेज ढूंढ सकते हैं। तो चलो कार्बन का परसेंटेज ऑफ कार्बन देख लूं मैं। चलो परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन एक बार है 12 और इसका कितना होता है 12 प्लस 16, 12 प्लस 16 कितना होता है 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा 30, यानी 12/30 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैंसिल 3 4 2, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है 40%, बिल्कुल सही है। चलो अब इसका मॉलिक्यूलर मास देख लूं, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है जल्दी बता दो 30, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मॉलिक्यूलर, क्या मैं विजिबल हूं? मॉलिक्यूलर मास बाय 2, यानी मॉलिक्यूलर मास है 30/2 यानी कितना हो गया 15, एक बार और चेक कर लूं 15, यानी कौन कौन से सही हो गए? इसके लिए हो जाएगा 3 और 4, ये 2 ऑप्शन आपके सही हो गए। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो थोड़ा सा वेट कर लो। चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छे क्वेश्चन से समय लगता है बच्चों इनमें। चलो उसके बाद ये क्या है आपको पता है ना, C6H12O6 ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। चलो इसमें ये दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें डेटा इनसफिशिएंट है। कार्बन का देख लूं 12 × 6 अपॉन C6H12 का कितना होता है कर लूं 72 + 12
प्लस 96, 2 2 4, 4 6 10 and 9 and 10, 10 and 18, 180, यस 180 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो बहुत अच्छी बात है, ये कट गया 6 3 18 3 4। वह परसेंटेज ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे 40, यानी थर्ड वाला तो सही है, 40% कार्बन निकल गया। ओके मैं डायरेक्ट लिख चुका हूँ बच्चों, परसेंटेज ऑफ कार्बन 6 बार है, 12 इंटू 6, 6 इंटू 12 एक ही बात है, अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 100। अब वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिकुलर मास अपॉन 2, मॉलिकुलर मास है 180 अपॉन 2, 90 होगा। यहाँ वेपर डेंसिटी है क्या 15। लो ये कंप्लीट आंसर आ गया। फर्स्ट के लिए 1 एंड 2 सही है, सेकंड के लिए 1 एंड 2 सही है, थर्ड के लिए 3 एंड 4 सही है, एंड फोर्थ के लिए आपके कितने सही हैं, सिर्फ थर्ड सही है। देखो अच्छे तरीके से देख लो, वीडियो पॉज कर लो और आराम से देख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये मैट्रिक्स मैचिंग है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बिल्कुल मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? इंटीजर टाइप। तो क्या है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इसको समझो। क्वेश्चन में कहता है गैसियस एल्कीन इज एक्सप्लोडेड विद ऑक्सीजन, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड एंड CO2 फॉर्म आर इन द रेशियो 7:4, डिड्यूस द वैल्यू ऑफ एन। ये एन ढूंढना है। चलो बहुत अच्छी बात है। आपको याद करो, मैंने बताया था CXHY प्लस O2, ये क्या बनता है CO2 प्लस H2O, बताया था, याद आया। और अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता तो POAC लगा दो, लेकिन इस बार CXHY नहीं दिया, इस बार एल्केन का फॉर्मूला ही दे दिया है। तो दिया हुआ है CnH2n प्लस 2 प्लस O2, यही तो होगा। अब इससे आपका क्या बनने वाला है भैया, आपका इससे बन जाएगा क्या CO2 प्लस H2O। तो बैलेंस कर लूं मैं इसको, याद करो बैलेंसिंग आती है n प्लस 1 बाय 2 O2 इज गिव्स यू NCO2 प्लस n प्लस 1 H2O, यही तो होता है। एक बार और चेक कर लेता हूं आराम से। चलो एक बार चेक कर लूं, ऑक्सीजन के कितने मोल यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे दिखे हैं 2n एंड प्लस ऑक्सीजन के दिख गए n प्लस 1, क्या सही है? एक बार देख लूं 3n प्लस 1, एक बार यहाँ पे भी मैं देख लूं 2n प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 करूँ या NH2O ही रहने दूँ। NH2O रहने से नहीं होगा, n प्लस 1 बाई 2। एक बार एक लेट मी चेक्स, यहाँ हाइड्रोजन भी तो है, ऑक्सीजन यहाँ नहीं है। ऑक्सीजन के कितने लिख दिए मैंने n, एलसीएम लेके कितने मोल्स हो गए 2n प्लस n, दैट इज 2n प्लस n प्लस, और मोलर रेशियो कितना दिया हुआ है CO2 ऑक्सीजन, द वॉल्यूम ऑफ O2 एंड CO2। तो क्यों दिमाग लगाना है, बाद में दिमाग लगा दूंगा बैलेंसिंग में, क्योंकि मेरा ये बैलेंसिंग तो आ चुका, ठीक है। उसके बाद ये बैलेंसिंग। अब इसमें आपका क्या बोला है भैया, मोलर रेशियो। आपको पता है जो वॉल्यूम रेशियो होगा वही तो मोलर रेशियो होगा। तो ऑक्सीजन और गेल-ल्यूसैक लॉ याद करो, द वॉल्यूम ऑफ O2 एंड CO2, O2 कितना है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7/4। क्या इसको एक बार सॉल्व कर लूं, देखूं तो बैलेंसिंग सही है या नहीं। 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन n तो मतलब ये n हो जाएगा, इज इक्वल टू 7/4। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n इज इक्वल टू 7/4। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं मैं, इधर आ जाता हूं, दैट इज 4 3n प्लस 1 इंटू 7 इंटू 2n। चलो 12n प्लस 4 इज इक्वल टू 14n। चलो बहुत अच्छी बात है, 14n माइनस 12n इज इक्वल टू 4, 2n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4/2, यानी आंसर क्या आ जाना है 2 आ जाना है। आंसर क्या आ गया आपका 2। तो ये जो इंटीजर टाइप है ये आपका क्या आ गया 2 आ गया। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अगर प्रॉब्लम वाली बात है तो पूछ लो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन के मोल्स हो जाएंगे 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2n प्लस 1 यहाँ पे होने चाहिए
कोई दिक्कत वाली बात? तो अगर यहां हम बैलेंस करने में कहीं चूक जाते हैं तो नो इशू, हम यहां तक भी जा सकते हैं। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। और बैलेंस करने के लिए अगर आपको दिमाग लगाना है तो दिमाग, क्योंकि मुझे भी थोड़ा समय लगेगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर हम पीओएसी मेथड लगाएं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा टाइम की बात नहीं है। एक बार अपन और चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं? 2n+1 है। तो यानी यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे ये 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2n+2 हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे एक बार मैं चेक कर लूँ, n 2n+1, और ये ऑक्सीजन डबल हो जाएगा ना, ऑक्सीजन हो जाएंगे 2n+n+1 दैट इज 3n+1। इस साइड तो 3n+1 है और इस साइड ऑक्सीजन क्या है, अगर मैं लिख दूँ इस तरीके से तो 2n और n+1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? 2 2 कैंसिल, 3n+1 बैलेंस है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे रेड सिग्नल मिल चुका है कि सर क्लास खत्म होने वाली है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, मैं 9th क्वेश्चन पे आ चुका हूं, बैलेंस हो चुका है, सब कुछ सही है, बहुत अच्छी बात है। क्या आपको कोई दिक्कत हो गई? नहीं सर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात अभी तक तो नहीं आई है। कोई प्रॉब्लम? इस क्वेश्चन को पीओएसी मेथड से भी बना सकते हो अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता। मैं तो हमेशा ये सोचता हूं कि बैलेंस में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बैलेंस काफी टफ हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हिट एंड ट्रायल अगर हम लगाएं, इधर देखो इधर देखो, इससे बेटर है पीओएसी लगा दो। पीओएसी तो लगाना आता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कराए मैंने। चलो मैं इस चीज को रब करता हूं, ठीक है बच्चों। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आ जाते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10? अच्छा एक बार आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफी बड़ा क्वेश्चन है, कंप्रीहेंशन है। देखो पढ़ो, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बहुत अच्छी बात है। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस, जानते हैं हम। इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म, एटॉमिक मास ए एंड बी हो, तो ये मैंने फॉर्मूला याद करो, मैंने बताया था। Different isotopes of same element have same position in the periodic table. बिल्कुल, the element which have large single isotope are called monoisotropic element. Greater is the percentage composition of an isotope, more will be the abundance in nature. क्या इसको, इस चीज को पढ़ लिया, ये फॉर्मूला याद रख लिया? बिल्कुल। चलो अब हम आ जाते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। क्या बोला है? द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन विथ मास नंबर 35 एंड 37 एग्जिस्ट इन द रेशियो। अच्छा, लेकिन एवरेज आइसोटोप, बहुत अच्छी बात है, मैंने मान लिया कि इनका रेशियो है m/n। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब आपको पता है एवरेज आइसोटोपिक मास, एवरेज आइसोटोपिक मास इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई, पहले वाले का कितना है 35 एटॉमिक मास, मल्टीप्लस n मल्टीप्लाई 37 डिवाइडेड बाय m+n, यही तो होगा। और इसकी वैल्यू कितनी है 35.5 है। अब इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दूं, m+n इज इक्वल टू 35m + 37n। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। मल्टीप्लाई करके देखूं, 35.5m + 35.5n इज इक्वल टू 35m + 37n। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? इसको इधर ले आया तो मैं लिखता हूं 35.5m - 35m इज इक्वल टू 37n - 35.5n। अब इसको किया तो क्या आया 0.5m इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.5n, यही तो होगा। बिल्कुल। अब थोड़ा सा मैं इस तरफ आ जाता हूं तो m/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 अपॉन 0.5, ये पॉइंट कैंसिल, 5 3 = 15, यानी m/1 का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 3/1। क्या होगा? क्या होगा? आपने सॉल्यूशन देख लिया, कोई नई चीज तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया 3/1। चलो मैं इसको रब कर दूं। यस सर, रब कर देता हूं, बहुत अच्छी बात है। Now let's move to the next question. Which of the following isotopes are used to decide the scale of atomic mass? ये तो आप बहुत इजी से जानते हो, कार्बन और ऑक्सीजन यूज करते हैं। इसमें सबसे ब्रांड किसका आता है? कार्बन का, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी दिया हुआ है तो इसके दो ऑप्शन हो जाए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कंप्रीहेंशन में भी मोर देन डाल देते हैं, तो दोनों होते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये गलती से मत लिख देना, ये रेडियोएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसके आंसर क्या होंगे A एंड C। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है बताओ। एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.81, चलो दिया, इट हैज 2 आइसोटोप, ठीक है, और एबंडेंस भी दिया हुआ है, तो द वैल्यू वही सेम चीज है। आपको पता है एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होगा, पहले वाले का परसेंटेज 80 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास 11, दूसरे का परसेंटेज कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास x डिवाइडेड बाय क्या होगा 100, क्योंकि परसेंटेज है। एवरेज आइसोटोपिक मास क्या है 10.81 इज इक्वल टू हो जाएगा 880 प्लस 20x डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई कर दो 10.81 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 100 इज इक्वल टू 880 प्लस 20x। क्लियर टू यू, ये और ये कैंसिल, 1081 माइनस 880 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20x। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अब आपको पता है x के लिए वैल्यू ढूंढ लोगे, जब x के लिए वैल्यू आप ढूंढ लोगे तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 10 के आसपास आएगी, 10.05 के आसपास आ जाएगी। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है बच्चों, बी ऑप्शन। देखो मैंने हर पैटर्न के क्वेश्चंस आपको करा दिए, सिंगल ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैट्रिक्स मैचिंग, इंटीजर टाइप और कंप्रीहेंशन टाइप, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं, हर क्वेश्चन को बनाने के 2-4 टेक्निक तो रखो। आप कभी कोई सोचते सर कभी पीओसी लगा देते हो, कभी आप कुछ, तो मेरे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने, वो चीज आपके होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं आप मेरे थ्योरी को देखोगे तो मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस कराए अलग अलग मेथड से। इसी का एक सब टॉपिक है स्टोकियोमेट्री। जब आप मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो मेरे दोनों चैप्टर्स को मैंने सेपरेट किया, दोनों चैप्टर्स को पहले पढ़ लेना, फिर पीपीटी सॉल्व करना, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। समझ में आया? यानी स्टोकियोमेट्री पढ़ लेना और मोल कंसेप्ट पढ़ लेना, फिर दोनों के पीपीटी सॉल्व करना, बड़ा मजा आएगा। तो चलो बच्चों, समय आ चुका है जाने का। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।